दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां का राजा अपार धन संपत्ति का स्वामी था। लेकिन एक रात राजा ने एक अजीब सपना देखा। एक ऐसा बाग जहां मोर के आकार के अनोखे फूल खिले हुए थे। वे फूल असाधारण रूप से सुंदर थे, जैसे किसी जादुई दुनिया से आए हों। सुबह होते ही राजा ने अपने दरबार में इस स्वप्न का जिक्र किया और कहा, या तो कोई इस स्वप्न का अर्थ बताए या फिर मुझे वैसा ही फूल लाकर दिखाए। जब तक इसका हल नहीं मिलेगा, दरबार निरंतर चलता रहेगा। राजा की इस घोषणा से पूरे दरबार सन्नाटा छा गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सभी दरबारी भूखे प्यासे सहमे हुए अपने स्थान पर बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस असंभव से दिखने वाले कार्य के लिए आगे आए। तभी राजा ने एक थाल में पान का बीड़ा मंगवाया और कहा, जिसमें हिम्मत हो वह यह पान का बीड़ा उठाए और इस कार्य को अपने सिर ले। लेकिन कौन अपनी जान को खतरे में डालता? कोई भी आगे नहीं बढ़ा। उसी समय दरबार में राजा की इकलौती पुत्री राजकुमारी ने प्रवेश किया। वह अनुपम सुंदरता की स्वामिनी होने के साथ साथ बहुत ही चतुर, बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसने दरबार में इस दृश्य को देखा और एक सन्नाटे को महसूस किया तो बिना एक क्षण गंवाए आगे बढ़ी। उसने चांदी की थाली में रखे हुए पान का बीड़ा उठाया और खा लिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बेटी, तुमने यह क्या किया? राजा ने व्याकुलता से पूछा। राजकुमारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, सुबह से दरबार के सारे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। कोई भी इस काम के लिए आगे नहीं आ रहा। अगर इस कार्य के लिए किसी एक को बलिदान देना ही पड़े तो वह मैं हूं। मैं आपके सपने में देखे फूल को ढूंढ कर लाऊंगी। यदि नहीं ला सकी तो फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ कह भी नहीं पाया और बस हाथ मलते रह गया। इस बीच राजकुमारी का विवाह उदयगढ़ के राजा से तय हो चुका था। विवाह की तैयारियां महल में पूरे जोरों पर थीं। लेकिन इस अनोखी चुनौती ने स्थिति को पलटकर रख दिया था। अब राजकुमारी एक ऐसे सफर पर निकलने जा रही थी जिसकी मंजिल और परिणाम अज्ञात थे। राजकुमारी ने अपने माता पिता को आश्वस्त किया, या तो मैं 1 साल के भीतर लौट आऊंगी, या फिर अगर किस्मत ने साथ न दिया तो उदयगढ़ के राजा से मेरा संदेशा मान लेना। अपनी बात पूरी कर उसने यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। एक घोड़े पर सवार होकर वह पुरुष वेश धारण करके अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ी। उसने सिर पर पगड़ी बांध ली, वस्त्र बदल लिए और एक साहसी यात्री की तरह दुनिया की अनजानी राहों पर कदम रख दिया। सफर लंबा और कठिन था। हर शहर, हर बस्ती में वह एक सराय में ठहरती और वहां के मालिक से एक ही सवाल पूछती, क्या यहां कोई ऐसी जगह है जो देखने लायक हो? लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती। कोई भी ऐसी जगह नहीं बताता जो रहस्यमयी हो, जहां कुछ अनोखा देखने को मिले। इस तरह 2 महीने बीत गए। रास्ते की धूल, मौसम की मार, अनजान शहरों का अजनबीपन, इन सब से जूझते हुए आखिरकार वह एक बेहद खूबसूरत शहर पहुंची। यह शहर पहले देखे हुए सभी स्थानों से अलग था। सड़कों पर चहल पहल थी, हवाओं में सुगंध थी और इमारतों की भव्यता देखते ही बनती थी। यहां की खूबसूरती में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो कोई रहस्य इसमें छिपा हो। हमेशा की तरह राजकुमारी एक सराय में ठहरी और मालिक से वही प्रश्न दोहराया, क्या इस शहर में कोई ऐसी जगह है जो अनोखी हो, जिसे देखने का हर किसी का सपना हो? सराय का बूढ़ा मालिक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, बेटे, यह शहर तो खुद ही एक नगीना है, लेकिन एक जगह है जो सबसे अलग और रहस्यमयी है। राजा का निजी बाग। कहते हैं वहां ऐसे फूल खिलते हैं जो मोर के पंखों की तरह दिखते हैं, पर वह बाग किसी आम इंसान के लिए नहीं है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यह सुनते ही राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वही फूल मेरे पिता ने सपने में देखे थे? वह मन ही मन सोचने लगी, लेकिन समस्या यह थी कि उस बाग तक पहुंचा कैसे जाए। राजकुमारी ने बूढ़े से कहा, बाबा, मैं एक गरीब यात्री हूं, रोजगार की तलाश में भटक रहा हूं। मुझे अपने यहां कोई काम दे दो, मैं बहुत अच्छा खाना बना सकता हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, बेटे, मैं खुद ही मुश्किल से गुजारा कर पाता हूं, तुम्हें क्या दूंगा?
हाँ, अगर किसी तरह राजा के महल तक पहुंच सको तो तुम्हारी तकदीर बन सकती है। राजकुमारी ने बूढ़े की बात सुनी और मन ही मन सोचने लगी, अगर महल तक पहुंचना ही तकदीर बदल सकता है तो मुझे वहां तक जाने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। बूढ़े सराय मालिक ने कहा, बेटे, हमारे राजा बड़े न्यायप्रिय और प्रजा का भला चाहने वाले हैं। हर महीने की अमावस्या के बाद पहले गुरुवार को उनकी सवारी नगर में निकलती है। वे लोगों की शिकायतें सुनते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर किसी तरह तुम राजा का ध्यान अपनी ओर खींच सको तो तुम्हारी भी तकदीर बदल सकती है। राजकुमारी को यह सुनकर एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने पूछा, बाबा, इस राज्य का नाम क्या है? बूढ़े ने जवाब दिया, यह उदयगढ़ है और यहां का राजा पिछले साल ही अपने पिता के स्वर्गवास के बाद सिंहासन पर बैठा है। उदयगढ़। राजकुमारी का दिल जोर से धड़क उठा, यानी वह अनजाने में अपने ही होने वाले ससुराल में आ गई थी। पर उसने खुद को संभाला। डरने या घबराने का सवाल ही नहीं था। उसने तय किया कि वह अपनी पहचान छिपाए रखेगी और अपने मकसद को पूरा करने के लिए सूझबूझ से काम लेगी। अब राजकुमारी ने एक नई योजना बनाई। अगले 15 दिनों तक वह बूढ़े की सराय में रुकी और ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए कि सराय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग खास तौर पर यहां खाना खाने आने लगे और बूढ़े की आमदनी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। बूढ़ा उस अनजान युवक को दिल से दुआएं देने लगा, जिसे वह सिर्फ एक बावर्ची के रूप में देखता था, लेकिन जिसे असल में वह पहचान ही नहीं पाया था। राजकुमारी ने राजा की सवारी निकलने वाले खास दिन के लिए अपनी पूरी मेहनत झोंक दी। उसने अत्यंत प्रेम और लग्न से एक खास व्यंजन तैयार किया, राजसी रोटी। यह इतनी आकर्षक और सुगंधित थी कि देखने वालों की नजर उस पर टिक ही जाती। जब राजा की सवारी राजमहल से निकली और सड़कों पर जुलूस की तरह आगे बढ़ने लगी तो राजकुमारी रास्ते में खड़ी हो गई। जैसे ही राजा का रथ पास आया, उसने पूरी विनम्रता से झुककर प्रणाम किया और राजसी रोटी का अनमोल उपहार राजा को भेंट किया। राजा ने उसकी ओर देखा और कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। उस अनजान युवक यानी राजकुमारी की आंखों में गजब की चमक थी, चेहरा आकर्षक था और अंदाज बेहद प्रभावशाली। राजा को यह उपहार स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, यह हमारे राजभोज में परोसा जाए। इसके बाद राजा ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन राजकुमारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बल्कि एक नौकरी चाहिए। मैं एक परदेसी हूं और रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा हूं। राजा ने उसकी बात पर गौर किया, फिर आदेश दिया, कल दरबार में आना, तुम्हें हमारे राजमहल की रसोई में काम मिलेगा। अगले दिन राजकुमारी दरबार में पहुंची। राजा ने उसे न केवल रसोई में काम दिया, बल्कि महल की पूरी रसोई का प्रमुख यानी प्रधान रसोइया बना दिया। अब राजकुमारी का पहला कदम कामयाब हो चुका था। वह महल के भीतर पहुंच गई थी। अब उसे सिर्फ सही मौके का इंतजार करना था। जल्द ही राजा को वह युवक इतना पसंद आने लगा कि वह हर वक्त उसे अपने साथ रखने लगा, चाहे शतरंज खेलना हो, घुड़सवारी करनी हो या तलवारबाजी। हर कला में वह निपुण था। उसकी प्रतिभा देखकर राजा बार बार चकित रह जाता, लेकिन न जाने क्यों राजा को उसके हाव भाव में कुछ असामान्य सा लगता। एक दिन राजा ने अपनी मां से कहा, मां, मैंने जो यह नया युवक अपने महल में रखा है, उसके बारे में मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि यह जो दिखता है वैसा है नहीं। इसके हाथ पैर किसी लड़की जैसे हैं, लेकिन भेष पुरुष का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वास्तव में कोई लड़की हो? रानी मां मुस्कुराईं और बोली, बेटा, यह जानना कोई मुश्किल काम नहीं। कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनसे सच का पता लगाया जा सकता है। ऐसा करो, नगर में एक बाजार लगवाओ, एक तरफ हथियारों की दुकानें हों और दूसरी तरफ आभूषणों की। फिर इस युवक को अपने साथ वहां ले जाओ। यदि यह लड़की हुई तो इसका ध्यान आभूषणों की तरफ जाएगा, और यदि यह सच में लड़का हुआ तो इसका झुकाव हथियारों की ओर होगा। राजा को यह उपाय पसंद आया। अगले ही दिन उसने नगर में भव्य बाजार लगवाया। एक ओर चमचमाते खंजर, तलवारें, धनुष बाण और कवच सजाए गए, तो दूसरी ओर सोने चांदी के आभूषण, रत्नों से जड़े कंगन और झुमके रखे गए। इसके बाद राजा ने उस युवक यानी राजकुमारी को
अपने साथ बाजार घूमने के लिए बुलाया। लेकिन राजकुमारी बेहद चतुर और बुद्धिमान थी। वह तुरंत समझ गई कि यह उसकी परीक्षा ली जा रही है। उसने आभूषणों की ओर एक बार भी नजर नहीं डाली, बल्कि वह सीधा हथियारों की दुकान पर गई और बड़े ध्यान से तलवारों को परखने लगी। वह एक तलवार हाथ में लेकर बोली, वाह, इसकी धार कितनी तेज है। युद्ध में यह दुश्मन का एक ही वार में काम तमाम कर सकती है। फिर उसने एक और तलवार उठाकर कहा, महाराज देखिए, यह तो आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, भाई एक नजर उधर भी डालो, आभूषणों की दुकान पर, शायद तुम्हें कुछ पसंद आ जाए। राजकुमारी ने तुरंत तलवार घुमाई और हल्की हंसी के साथ बोली, क्या महाराज, आप भी औरतों की तरह आभूषण दिखा रहे हैं? इधर देखिए, यही असली मर्दों के गहने हैं। राजा उसके जवाब से निरुत्तर रह गया। महल लौटने के बाद उसने अपनी मां को सारी बात बताई। रानी मां हंसकर बोली, बेटा, हो सकता है कि वह सच में लड़का ही हो। कुछ लड़के दाढ़ी मूंछ आने से पहले कोमल चेहरे वाले होते हैं, इसलिए लड़की जैसे दिखते हैं। लेकिन राजा को अब भी तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, नहीं मां, मुझे यकीन है कि इसके पीछे अवश्य कोई राज है। यह युवक जितना दिखता है उतना सीधा है नहीं। रानी मां सोच में पड़ गईं। फिर उन्होंने एक और उपाय सुझाया। अच्छा, ऐसा करो, आज रात खाने में बहुत तेज मिर्च डालने के लिए कहो। अगर यह लड़की हुई तो निश्चित रूप से मिर्ची लगने पर हाय हाय करेगी। लेकिन अगर यह सच में लड़का हुआ तो चाहे कितनी ही मिर्च क्यों ना हो, वह बर्दाश्त कर लेगा, भले ही उसकी आंखों से पानी क्यों ना आ जाए। राजा को यह उपाय भी पसंद आया। अगले दिन राजा ने अपने मुख्य रसोइये को बुलाया और आदेश दिया, आज रात के खाने में ढेर सारी मिर्च डालना। राजकुमारी, जो कि अब महल की रसोई की प्रभारी भी थी, यह बात सुनते ही समझ गई कि यह उसकी एक और परीक्षा है। वह मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने तुरंत एक योजना बनाई। खाना खाने से आधा घंटा पहले वह महल के बाहर गई और महल के वैद्य से जाकर एक ऐसी औषधि ली जो उसकी जीभ और मुंह को सुन्न कर दे। इस तरह उसे किसी भी तीखेपन का एहसास नहीं होगा। रात को भोजन का समय आया। राजा और राजकुमारी दोनों ने साथ में खाना शुरू किया। जैसे ही राजा ने पहला निवाला मुंह में डाला, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और मुंह से निकल गया, अरे इतनी तेज मिर्च। जबकि राजकुमारी ने बिना किसी शिकन के आराम से खाना खाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, क्या आप भी इतनी मिर्च से घबरा गए? मैं तो इसे बड़े स्वाद से खा रही हूं। राजा ने हैरानी से देखा और चुपचाप अपना खाना पूरा किया। महल में लौटकर राजा ने अपनी मां को सारी बात बताई। रानी मां ने सोचा, फिर कहा, एक आखिरी परीक्षा बाकी है। अगर यह युवक वास्तव में लड़की है तो इसका पता इस बार अवश्य चल जाएगा। रानी मां ने सुझाव दिया, बेल और चमेली के ताजे फूलों की एक सेज तैयार कराओ। अगर यह लड़की है तो फूल रात भर में मुरझा जाएंगे, और अगर लड़का है तो फूल ताजे ही रहेंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। उसने तुरंत माली को आदेश दिया कि बगीचे में फूलों की सेज तैयार की जाए। जब राजकुमारी ने उस सेज को देखा तो वह तुरंत समझ गई कि यह भी एक परीक्षा है। उसने माली को चुपके से एक अशर्फी दी और कहा, जैसी यह सेज बनी है वैसी ही एक और बनाकर झाड़ियों में छुपा दो। माली ने उसकी बात मान ली और वैसा ही किया। रात हुई। राजा और राजकुमारी दोनों फूलों की सेज पर लेट गए। राजा तो मीठी नींद में सो गए, लेकिन राजकुमारी जागती रही। जैसे ही सुबह का समय होने लगा, उसने चुपचाप अपनी सेज उठाई और उसे पास के कुएं में फेंक दिया। फिर झाड़ियों में छुपी ताजी सेज को लाकर अपने बिस्तर पर बिछा लिया और आराम से सो गई। कुछ समय बाद सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं। राजा ने उठकर राजकुमारी को जगाया और दोनों अपनी अपनी सेज लेकर रानी मां के पास पहुंचे। रानी मां ने दोनों सेज को ध्यान से देखा। राजा की सेज के फूल मुरझा चुके थे, बांसी और मुरझाए हुए थे, जबकि राजकुमारी की सेज पर फूल ताजे और खिले हुए थे, जैसे अभी अभी बाग से तोड़े गए हों। रानी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब यह जिद छोड़ दो, यह युवक ही है। कुछ युवक उम्र के इस पड़ाव में लड़कियों जैसे दिखते हैं। राजा को अब भी थोड़ा संदेह था, लेकिन मां की बात मानकर वह शांत हो गया। कुछ दिन बाद
जब राजकुमारी को विश्वास हो गया कि अब राजा और महल के लोग उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगे हैं, तब उसने एक दिन राजा से कहा, राजा सलामत, मैंने सुना है कि आपके बाग में मोर के पंखों जैसे अनोखे फूल खिलते हैं। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आपने मुझे आज तक उनके बारे में नहीं बताया। राजा को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह हंसते हुए बोले, अरे, इसमें बताने जैसा क्या था? अगर तुम्हें देखना है तो अभी चलो। राजकुमारी ने उत्साहित होते हुए कहा, वाह, सच में? मैंने सुना है कि वे फूल इतने सुंदर होते हैं कि उन्हें देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राजा तुरंत उसे अपने साथ बाग में लेकर गया। वहां पहुंचकर राजकुमारी ने उन फूलों की दिल खोलकर तारीफ की। महाराज, ये तो सचमुच आश्चर्यजनक हैं। मेरी तो इच्छा हो रही है कि रोज इन्हें देखने आऊं। राजा मुस्कुराए और बोले, तो आज आया करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजकुमारी ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, लेकिन यहां तो कड़ा पहरा रहता है, हर तरफ सैनिक तैनात रहते हैं। मैं चाहकर भी अकेले यहां नहीं आ सकता। राजा ने तुरंत पहरेदारों को बुलाया और आदेश दिया, सुनो, ये हमारे खास मेहमान हैं, जब चाहें इस बाग में आ सकते हैं, इन्हें कभी रोका न जाए। राजकुमारी का मन अंदर से प्रसन्न हो उठा। उसकी योजना सफल हो रही थी। अब उसे वह रास्ता मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। रात होते ही, जब सब सो चुके थे और पहरेदार भी अपने गश्त में व्यस्त थे, राजकुमारी ने मौका पाकर बाग में प्रवेश किया। उसने धीरे से 2 फूल तोड़े और उन्हें अपने कपड़ों में छुपा लिया। इसके बाद वह अपने कक्ष में आई और एक पत्र लिखा, महाराज, मैं आपकी अतिथि नहीं बल्कि आपकी मंगेतर और आपकी होने वाली पत्नी हूं। आपने मेरी कई परीक्षाएं भी लीं, परंतु पहचान नहीं पाए, पर अब मैं आपकी इस नादानी का बदला जरूर लूंगी। उसने यह पत्र अपने बिस्तर पर रख दिया और फिर धीरे धीरे महल से बाहर निकल आई। पहरेदारों ने उसे नहीं रोका क्योंकि वे उसे राजा का खास मेहमान समझते थे। राजकुमारी ने अपने वफादार घोड़े को ऐड लगाई और पूरी रात घुड़सवारी करती रही। कुछ ही घंटों में वह उदयगढ़ की सरहद पार कर दूर निकल चुकी थी। अगले दिन जब राजा ने उस युवक को दरबार में नहीं देखा तो उसे चिंता हुई। उसने सेवकों से उसके बारे में पूछा। तभी एक गुलाम दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, यह पत्र आपके लिए है। राजा ने पत्र खोला, पढ़ा और स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों के सामने सब साफ हो चुका था। जिसे वह अपना खास कर्मचारी समझता था, वह असल में एक लड़की थी और वह भी उसकी मंगेतर। राजा ने गहरी सांस ली। पूरा पत्र पढ़ते ही क्रोध से आग बबूला हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपनी मां को बुलवाया और पत्र दिखाते हुए बोला, देखा अम्मा, मैंने पहले ही कहा था कि दाल में कुछ काला है, पर आप ही थीं जो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थीं। वह लड़की मुझे पूरी तरह बेवकूफ बना गई और ऊपर से धमकी देकर चली गई। लेकिन अब मैं भी कसम खाता हूं, जब तक इसका बदला नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने आवेश में अपने सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, इसके घर पर फौरन पैगाम भेजो कि हम इसी महीने बारात लेकर आ रहे हैं। इस बार यह खेल उसी के महल में खत्म होगा। उधर राजकुमारी के महल में उसके सुरक्षित लौटने की खुशियां मनाई जा रही थीं। लेकिन जैसे ही राजा का संदेश वहां पहुंचा, माहौल बदल गया। राजकुमारी मुस्कुराई और बुदबुदाई, तो आखिर उसने चाल चल ही दी। लेकिन अब राजा को मेरी असली शक्ति का एहसास होगा। राजकुमारी ने तुरंत अपने खास भरोसेमंद कारीगर को बुलवाया और उसे 100 अशर्फियां देते हुए कहा, जल्दी से एक लकड़ी की चलने वाली गुड़िया बनाओ जो अंदर से खोखली हो, उसके भीतर सामान रखने की जगह हो, खाने पीने की व्यवस्था हो और एक आदमी उसके अंदर खड़ा भी हो सके। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। कारीगर ने मेहनत से उस अद्भुत गुड़िया को तैयार किया और राजकुमारी के कक्ष में छुपा दिया। विवाह से एक दिन पहले राजकुमारी ने अपनी राजदार दासी को बुलाया और एक गुप्त योजना समझाई। उसने मोम से एक लड़की का पुतला तैयार करवाया और उसके पेट में गाढ़े लाल रंग का शीरा भर दिया। फिर दासी को आदेश दिया, कल मेरी रुखसती के समय इस मोम की गुड़िया को दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा देना, लेकिन यह राज किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। दासी ने सिर झुकाकर हामी भरी। राजसी बारात धूमधाम से आई। पूरे राज्य में शहनाइयां बजीं, ढोल नगाड़ों की गूंज उठी,
भव्य विवाह संपन्न हुआ और फिर रुखसती का समय आया। सबकी आंखें नम थीं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि पालकी में असली राजकुमारी नहीं, बल्कि एक मोम की गुड़िया बैठी है। बारात लौटने लगी। उधर असली राजकुमारी चोरी छिपे लकड़ी की गुड़िया के अंदर छुप गई और बारात के रास्ते से दूर जंगल की ओर निकल पड़ी। आधे रास्ते में राजा अचानक रुक गया। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने सेनापति को आदेश दिया, सभी बैंड बाजे बंद करवा दो। जो भी सामान राजकुमारी के पिता ने दिया था उसे वापस करवा दो। और सुनो, कहारों से कहो कि पालकी यहीं उतार दें और वापस लौट जाए। किसी में राजा के गुस्से के आगे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। वे चुपचाप आदेश मानते चले गए। राजकुमारी ने पहले ही अपने माता पिता को समझा दिया था कि यदि विवाह के बाद दहेज वापस कर दिया जाए तो वे चिंता न करें। वे यह समझ लें कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा है। जब सब लोग लौट गए, राजा अब भी गुस्से से जल रहा था। उसने तलवार खींची और गुर्राया, अब देखता हूं ये लड़की कैसे बचती है। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तलवार निकाली और दुल्हन के पेट में जोर से खंजर भोंक दिया। जैसे ही धारदार हथियार पुतले में समाया, गाढ़ा लाल रंग का शरबत भीतर से खून की तरह निकलने लगा। राजा ने ठहाका लगाते हुए कहा, देखो, मैं अपनी कसम पूरी कर रहा हूं। उसने तलवार से बहते हुए लाल शरबत जैसे खून को एक चुल्लू भरकर पिया और व्यंग्य में बोला, कमबख्त का खून भी मीठा था, पर मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ। राजा ने घोड़े पर चढ़ते ही ऐड लगाई और धीरे धीरे अपने राज्य की ओर बढ़ चला। चारों ओर गहरा जंगल था। सन्नाटे में केवल घोड़े की टापों की आवाज गूंज रही थी। अचानक पीछे से खटखट खटखट की आवाज आई। राजा ने सिर घुमाया तो देखा एक लकड़ी की औरत उसकी ओर बढ़ रही थी। जंगल की निस्तब्धता में यह दृश्य भयानक लग रहा था। राजा के माथे पर पसीना छलक आया। उसने गुस्से में गरजते हुए पूछा, कौन है तू? मेरा पीछा क्यों कर रही है? लकड़ी की काठी धीरे धीरे आगे बढ़ी और भारी आवाज में बोली, मैं तन मन हूं, राजकुमारी का खिलौना। उनकी उदासी मिटाने के लिए मैं हमेशा उनके पास रहती थी, उनके अकेलेपन की साथी थी। आपने मेरी राजकुमारी को मार डाला। अब मैं कहां जाऊं? मैं तो आपके साथ ही चलूंगी। राजा का चेहरा तमतमा उठा। उसने झुंझलाकर कहा, मुझे किसी की संगत नहीं चाहिए, वापस लौट जा। परंतु तन मन ने सिर झुका लिया और बोली, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। राजा ने उसे अनदेखा किया और घोड़े को तेज दौड़ाया, लेकिन तन मन भी उसी गति से भागते हुए उसके साथ चलती रही। राजा जैसे तैसे अपने महल पहुंचा। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। लोग अपने राजा और उनकी नई रानी के स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। पूरा महल दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शहनाइयां बज रही थीं और नगरवासी फूलों से मार्ग सजा रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा अकेला घोड़े से उतरा, पूरा दरबार सकते में आ गया। उसकी मां दौड़कर आई और घबराई हुई आवाज में पूछा, बेटा, बहू कहां है? राजा ने धीमे स्वर में जवाब दिया, रास्ते में ही मार दिया उसे, मुझे अपनी कसम पूरी करनी थी। महल में सन्नाटा छा गया। मां ने सर पकड़ लिया और आंखों से आंसू छलक पड़े। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। तभी ठक 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 लकड़ी के टकराने की हल्की आवाज महल के दरवाजे पर गूंजी। राजा ने सिर उठाकर देखा, दरवाजे पर वहीं तन मन खड़ी थी। सभी की आंखें फटी रह गईं। महल के पहरेदार पीछे हट गए। मां ने घबराकर राजा की ओर देखा। यह क्या है? यह कौन है? राजा के माथे पर पसीना छलक आया। तन मन धीरे धीरे आगे बढ़ी और गंभीर स्वर में बोली, राजा सलामत, आपने अपनी कसम तो पूरी कर ली, लेकिन क्या अब मेरी बारी है? पूरा महल सांस रोककर खड़ा था। राजा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अम्मा ने डर से पीछे हटते हुए राजा से पूछा, बेटा, ये किससे ले आए हो? राजा झुंझलाते हुए बोला, अम्मा, मुझे क्या पता, न जाने कौन इसे भेज गया है, पीछा ही नहीं छोड़ती ये लकड़ी की गुड़िया। तभी तनमन ने धीरे से सिर उठाया और गंभीर स्वर में कहा, रानी मां, मेरा नाम तनमन है। मैं राजकुमारी का खिलौना थी, उनकी साथी, उनकी सहेली, लेकिन आपने उनकी सुध नहीं ली और राजा ने उन्हें मार डाला। अब मैं कहां जाऊं? राजा ने गुस्से से तलवार निकाली और तनमन की ओर लपका। अब तेरा भी काम तमाम कर दूं। लेकिन अम्मा बीच में आ गईं और कड़क आवाज में बोली,
खबरदार, इसे हाथ भी मत लगाना। मेरी बहू तो आई नहीं, कम से कम इसे ही रहने दे, जिससे मेरा दिल बहल जाए। राजा ने गुस्से से तलवार वापस म्यान में रख ली और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। धीरे धीरे तन मन अम्मा के साथ रहने लगी। दिन भर वह उनके पास बैठी रहती, उनसे बातें करती, कहानियां सुनाती और सलाह देती। अम्मा को भी उसकी आदत पड़ गई। वे उसे प्यार से दुलारने लगीं। कभी उसकी सफाई करवाती तो कभी उसकी देखभाल करती। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सिर्फ एक लकड़ी की गुड़िया नहीं, बल्कि राजकुमारी की चतुराई का हिस्सा थी। रात होते ही जब महल के सब लोग सो जाते तो राजकुमारी लकड़ी के खोखले पुतले से चुपचाप बाहर निकलती। वह दिन भर के लिए खाने पीने का सामान अंदर रखती, फिर कमरे को बंद करके थोड़ी देर सोती। सुबह होने से पहले वह फिर से उस गुड़िया में समा जाती। अम्मा ने अपने बेटे को ताने मारने शुरू कर दिए। बेवजह अपनी पत्नी को मार डाला। किस्मत से एक अच्छी पत्नी मिली थी, लेकिन तेरा गुस्सा तुझे ले डूबा। अब तू अकेला रह गया। राजा यह सब सुनकर चुप ही रहता। फिर एक दिन तन मन ने अम्मा से धीरे से कहा, बेगम साहिबा, राजा सलामत को फिर से शादी कर लेनी चाहिए। अकेले रहने से अच्छा है कि कोई उनका साथ निभाए। अम्मा ने हामी भरते हुए कहा, सच कह रही हो, मैं अभी एक अच्छी लड़की ढूंढती हूं। राजा ने मना कर दिया, लेकिन अम्मा ने जिद पकड़ ली। आखिरकार उन्होंने अपने ही एक मंत्री की बेटी से राजा का रिश्ता तय कर दिया। महल में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। जगह जगह रोशनी जगमगा रही थी, शहनाइयां बजने लगीं और सारे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। अब शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। तब एक रात तन मन ने अम्मा से कहा, रानी मां, शादी का दिन आ गया है। क्या मुझे इजाजत मिलेगी कि मैं नदी पर जाकर अपना कांठ यानी अपने लकड़ी के शरीर को धो लूं? अम्मा ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, तू तो लकड़ी की बनी है। तेरा शरीर कौन सा मैला हो गया जो तुझे धोने की जरूरत पड़ गई? और फिर धोना है तो मैं किसी सेविका से कहकर यहीं धुलवा देती हूं। नदी में जाने की क्या जरूरत? तन मन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेगम साहिबा, मैं किसी और से हाथ भी नहीं लगवाऊंगी। अगर मेरा कोई भी पुर्जा टूट गया तो मुसीबत हो जाएगी। अम्मा को तनमन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है जा, लेकिन जल्दी लौट आना। तनमन बोली, रानी मां, मेरी राजकुमारी भी नहीं है जो मेरा ख्याल रखे। आप बस थोड़ा सा बेसन और चमेली मेरे हाथ पैर रखवा दीजिए, मैं खुद ही नहा लूंगी। उन्होंने नौकरानी से बेसन और चमेली का तेल मंगवाया। तनमन खटपट करती हुई धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ी। सुनसान किनारे पर पहुंचकर उसने पहले से छुपाई लकड़ी की गुड़िया को झाड़ियों के पीछे रखा और खुद बाहर निकल आई। ठंडे पानी से नहाई, नए कपड़े पहने, बालों में गजरा लगाया और अपना रूप संवारकर सीधे उस मंत्री के घर, जिसकी बेटी की शादी हो रही थी, उसके महल जा पहुंची। लड़की वालों ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए। अरे, आप कौन हैं? किसी ने पूछा। राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, मैं पड़ोसन हूं, आपकी बेटी की शादी में शामिल होने आई हूं। महल में सब उसकी सुंदरता देखकर दंग थे। पड़ोसन कितनी सुंदर है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। राजकुमारी ने धीरे से कहा, अरे बहन, पहले मेरी आंखें बहुत छोटी थीं, उनमें हर वक्त पानी और धूल भरी रहती थी, लेकिन मेरी मां को एक जिन्न ने जादुई सुरमा दिया था। उसी की वजह से मेरी आंखें इतनी बड़ी और चमकदार हो गईं। फिर उसने अपने पास से एक सुरमा निकाला और मंत्री की पत्नी को दे दिया। मंत्री की पत्नी खुशी से बोली, मैं अपनी बेटी की भी आंखों में यह सुरमा लगवाऊंगी। आखिर वह राजा की मल्लिका बनने जा रही है, उसे भी सुंदर होना चाहिए। राजकुमारी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसने अपना मकसद पूरा कर लिया था। फिर वह धीरे धीरे महल से निकली और वापस सुनसान नदी किनारे पहुंची। वहां उसने फिर से अपनी लकड़ी की गुड़िया पहनी और खटखट करती हुई महल में लौट आई। उधर जब औरतों ने सुरमा लगाया तो उनकी आंखों में तेज जलन होने लगी। वे तड़पने लगीं। चीख पुकार मच गई। वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। इसी अफरा तफरी के बीच बारात आ गई और विवाह की रस्में पूरी कर दी गईं। जब विदाई का समय आया तो एक और बड़ा झटका लगा। दुल्हन की आंखों की रोशनी चली गई थी। वह अंधी हो चुकी थी और दर्द से कराह रही थी। यह खबर सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था।
उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे ही धोखा दिया। मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं अभी से इसको छोड़ता हूं। पूरा महल सन्न रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। राजा ने गुस्से में बारातियों को वापस भेज दिया और अकेले महल लौट आया। महल में रानी मना बेसब्री से अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने राजा को अकेला आते देखा, उनका दिल बैठ गया। घबराकर पूछा, बेटा, दुल्हन कहाँ है? क्या हुआ? राजा ने ठंडी आवाज में कहा, उन्होंने मुझसे धोखा किया। अंधी लड़की से शादी करवा दी। मैंने वहीं परित्याग कर दिया। रानी मां ने अपना सिर पकड़ लिया और दुखी होकर बोली, लगता है तेरी किस्मत में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं है। कुछ दिन और बीत गए। महल का माहौल गमगीन था। इसी बीच तनमन ने फिर से अम्मा जान से राजा की दूसरी शादी की बात छेड़ दी। अम्मा जान ने थक कर कहा, नहीं तनमन, अब नहीं। मैं किसी और लड़की की तकदीर बर्बाद नहीं कर सकती। लेकिन तनमन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह धीरे धीरे रानी मां को समझाने लगी, रानी मां, इसमें राजा का क्या कसूर? अगर लड़की ही अंधी थी तो राजा क्या कर सकता था? और रही मेरी राजकुमारी की बात, तो वो मेरी मालिक थी, लेकिन मिजाज की बहुत तेज थी। उसने राजा को धोखा दिया। भला कौन मर्द ऐसा अपमान सह सकता है? राजा ने जो किया, सही किया। तनमन की बातों का असर होने लगा। उसने इतनी बार यह बात दोहराई, इतनी बार समझाया कि आखिरकार रानी मां पिघल गईं। उन्होंने भारी मन से राजा के लिए फिर से लड़की देखने की हामी भर दी। इस बार राजा के विवाह के लिए बड़ी सावधानी बरती गई। किसी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी चुनी गई, जिससे कोई समस्या न हो। शादी की तैयारियां पूरे धूमधाम से हो रही थीं। लेकिन विवाह से एक दिन पहले तनमन ने फिर से वही चाल चली। उसने अपना कांठ धोने के बहाने बाहर जाने की अनुमति मांगी और सीधे दुल्हन के घर जा पहुंची और उन्हें भी बताया कि मैं पड़ोसन हूं, और थोड़ी देर में ही वह घुल मिल गई। कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने उसे देखा तो आश्चर्य से बोली, अरे पड़ोसन, तेरे बाल कितने लंबे और चमकदार हैं। हम तो अपनी बेटी के बालों के लिए न जाने कितनी चीजें लगाते हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। तनमन ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मेरे बाल भी कभी बहुत बुरे थे, रूखे सूखे और कमजोर। लेकिन फिर एक महात्मा जी ने मुझे एक नुस्खा बताया। कैसा नुस्खा? दुल्हन की मां और घर की औरतें उत्सुकता से पूछने लगीं। तनमन ने गहरी सांस ली और नजदीक आकर धीमे स्वर में बोली, फकीर साहब ने कहा कि पहले सिर के सारे बाल कटवा दो, फिर लाल चिड़ियों के अंडे पीसकर उसमें यह जड़ी बूटी मिला लो और रात भर सिर पर लगाकर रखो। सुबह उठते ही धो लो, फिर देखो जादू। दुल्हन की मां को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। अगर तेरे बाल इतने सुंदर हो सकते हैं तो मेरी बेटी के भी जरूर हो जाएंगे। तनमन ने अपने बटुए से एक छोटी डिबिया निकाली और कहा, यह लो, यह वही दवा है जो फकीर साहब ने दी थी। यह बड़ी मुश्किल से मिली थी, लेकिन अब आपकी बेटी के लिए लाकर दे रही हूं। दुल्हन की मां और बाकी घरवाले बहुत खुश हुए। उन्होंने तनमन को धन्यवाद दिया और रात होते ही दुल्हन का सिर मुंडवा दिया। फिर उसके सिर पर वह लेप लगा दिया। लेकिन रात भर दुल्हन दर्द और खुजली से कराहती रही। उसकी खाल जलने लगी और सुबह जब बारात आई तो उसकी खोपड़ी पर बड़े बड़े फफोले उभर आए थे। राजा के जासूसों को जब यह खबर लगी तो वह तुरंत महल पहुंचा और राजा से बोला, हुजूर, दुल्हन का सिर पूरी तरह गंजा हो चुका है। उसके सर पर बड़े बड़े घाव हो गए हैं और वैद्यों का कहना है कि अब उसके सिर पर कभी बाल नहीं उगेंगे। यह सुनकर राजा का गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से खड़ा हो गया और गरजते हुए बोला, मुझे फिर से धोखा दिया गया। मैं यह शादी नहीं करूंगा। उसने उसी वक्त विवाह करने से मना कर दिया। महल में जब रानी मां ने राजा को अकेले लौटते देखा तो उनका दिल बैठ गया। वे घबराकर बोलीं, अब क्या हुआ? यह दुल्हन भी नहीं आई? राजा गहरी सांस लेते हुए बोला, इस बार तो मुझे गंजी दुल्हन दी गई थी। मैंने विवाह करने से मना कर दिया। रानी मां ने अपना माथा पकड़ लिया। लगता है तेरी किस्मत में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं है। कुछ महीने और बीत गए। बात पुरानी हो गई, लेकिन तनमन को चैन नहीं था। उसने धीरे धीरे फिर से राजा की शादी की बात छेड़नी शुरू कर दी। पहले तो रानी मां ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, अब मैं अपने बेटे की शादी नहीं करूंगी।
लेकिन तन मन ने धीरे धीरे उन्हें मनाना शुरू कर दिया। रानी मां, इस बार आप बहुत सोच समझकर लड़की देखिएगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राजा साहब को बहुत सुंदर और बेदाग लड़की चाहिए। रानी मां आखिरकार राजी हो गईं और एक अमीर घर की खूबसूरत लड़की का रिश्ता तय कर दिया। इस बार हर चीज की अच्छे से जांच पड़ताल की गई ताकि कोई गलती ना हो। विवाह से 2 दिन पहले तन मन फिर से अपना कांठ धोने के बहाने बाहर निकली और दुल्हन के घर जा पहुंची। वहां सभी ने उसे हाथों हाथ लिया। तन मन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब को सुंदर लड़की चाहिए, अगर उन्हें कोई कमी दिखी तो वे तुरंत उसे छोड़े देते हैं। दुल्हन की चाची हंसते हुए बोली, लड़की तो बहुत सुंदर है, इसमें कोई कमी नहीं। तनमन ने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, राजा को सिर्फ खूबसूरत चेहरा ही नहीं बल्कि चमकते और सुंदर दांत भी चाहिए। अगर दुल्हन के दांत जरा भी टेढ़े मेढ़े हुए तो विवाह के बाद तलाक पक्का समझो। यह सुनकर दुल्हन की मां और वहां बैठी औरतें घबरा गईं। लेकिन हमारे घर की लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पर उसके 2 दांत टेढ़े हैं, दुल्हन की चाची बोली। तनमन ने एक लंबी सांस ली और धीरे से अपने चमकते दांत दिखाकर बोली, बहन, मेरे दांत कभी बहुत खराब थे, पीले और टेढ़े मेढ़े, लेकिन फिर एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक जादुई मंजन दिया और कहा, अगर सच में सुंदर दांत चाहिए तो पहले आगे के 8 दांत निकलवा दो, फिर इस मंजन को लगाओ। दुल्हन की मां और बाकी औरतें आश्चर्य से उसे देखने लगीं। क्या सच में? एक स्त्री ने हिचकिचाते हुए पूछा। हां, मेरी मां ने मेरी खातिर वही किया। बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अगले ही दिन सुबह जादू से मेरे नए दांत निकल आए, इतने खूबसूरत और चमकदार कि देखो, जैसे मोती। तनमन ने गर्व से अपने चमकते हुए दांत दिखाए। दुल्हन की मां और चाची आपस में देखने लगीं। उनके मन में हलचल मच गई। अगर राजा को सुंदर दांत चाहिए तो हमें भी कुछ करना होगा। तनमन ने अपना बटुआ खोला और उसमें से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर बोली, यही है वह जादुई मंजन। बड़ी मुश्किल से मिला था, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी के लिए लाकर दे रही हूं, बस हिम्मत से काम लेना। दुल्हन की मां ने झट से मंजन ले लिया और बार बार आभार व्यक्त किया। उसी रात उन्होंने अपनी बेटी के आगे के 8 दांत निकलवा दिए और मंजन लगा दिया। सुबह होते ही जब बारात दरवाजे पर पहुंची तो राजा के जासूस ने देखा कि दुल्हन ठीक से मुंह भी नहीं खोल पा रही थी। उसने गौर किया तो पाया कि दुल्हन के आगे के सारे दांत गायब थे। उसके होंठ अंदर धंस गए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश में उसकी अजीब सी शक्ल बन रही थी। जासूस तुरंत राजा के पास पहुंचा और धीरे से कान में कहा, हुजूर, दुल्हन के आगे के सारे दांत गायब हैं, उसके होंठ सिकुड़ गए हैं और वैद्यों का कहना है कि अब कभी नए दांत नहीं उगेंगे। राजा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने वहीं शादी तोड़ दी और गुस्से में वापस महल आ गया। महल में रानी मां दुल्हन की अगवानी के लिए तैयार खड़ी थीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा अकेले लौट रहा है और वह भी गुस्से से लाल पीला हो रहा है, तो उनका दिल बैठ गया। अब क्या हुआ? उन्होंने घबरा कर पूछा। राजा ने झुंझलाकर कहा, मुझे बिना दांतों की दुल्हन दी गई थी, क्या मैं कोई मजाक हूं? मैं छोड़कर वापस लौट आया। अम्मा जान ने माथा पकड़ लिया और गहरी सांस ली। अब उन्हें भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेटे के लिए अफसोस भी हो रहा था। लगता है तेरी तकदीर में पत्नी का सुख लिखा ही नहीं। अगले दिन उन्हें सच्चाई पता चली कि दुल्हन के दांत सच में नहीं थे और राजा ने सही किया। इस बार उन्होंने खुद को कोसा कि राजा की शादी पर इतनी जल्दी की। रानी मां इस बार बहुत दुखी थीं। उन्होंने तनमन के सामने अपना दिल हल्का किया, लेकिन तनमन भी कम होशियार नहीं थी। उसने बड़ी चतुराई से मरहम लगाया और रानी मां को धीरे धीरे फिर से विवाह के लिए राजी करने लगी। इस बार उसे पूरे 1 साल लग गए रानी मां को मनाने में। रानी मां ने इस बार कोई गलती नहीं की। उन्होंने बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की पसंद की। खुद जाकर लड़की को देखा, हर तरफ से जांच पड़ताल की और यह तय किया कि इस बार राजा को कोई शिकायत नहीं होगी। अब की बार जब राजा को शादी के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। मां, मैं अब शादी नहीं करूंगा, हर बार तमाशा हो जाता है। लेकिन रानी मां ने सख्ती से कहा, इस बार कोई तमाशा नहीं होगा,
मैंने खुद लड़की देखी है, अब की बार यह विवाह होकर ही रहेगा। राजा मां की बात टाल नहीं सका और सिर झुकाकर बोला, ठीक है, आपकी खातिर यह शादी कर रहा हूं, लेकिन यह आखिरी बार है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगा। शादी तय हो गई। पूरे राज्य में उत्साह का माहौल था, लेकिन विवाह से 2 दिन पहले तनमन ने फिर अपना कांट धोने का बहाना बनाया और दुल्हन के घर जा पहुंची। तनमन ने मुस्कुराते हुए दुल्हन के घर वालों से कहा, मैं राजा साहब की पड़ोसन हूं, मेरा महल में आना जाना है, इसलिए मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूं। दुल्हन की मां और रिश्तेदार चौकन्ने हो गए। क्या कह रही हैं आप? तनमन ने गहरी सांस ली और रहस्यमय अंदाज में बोली, राजा सलामत के शादी के रस्मों रिवाज बहुत ही अजीब हैं। अगर शादी उन्हीं रीति रिवाजों के मुताबिक न हुई तो वह बारात वापस लेकर चले जाते हैं या फिर तलाक दे देते हैं। दुल्हन के परिवार वाले घबरा गए। उन्होंने तनमन से विनती की कि वह पूरी बात बताए ताकि कोई गलती न हो। अब जैसा मैं बताऊं ठीक वैसा ही कीजिएगा, वरना राजा साहब नाराज होकर शादी तोड़ देंगे। तनमन ने गंभीरता से कहा। दुल्हन के घर वालों ने राजा और बारातियों के स्वागत के लिए बहुत शानदार तैयारी की थी। हमने राजा साहब के लिए सोने चांदी की अशर्फियां और हीरे का हार तैयार किया है। बारातियों को गुलाब के फूलों के हार पहनाएंगे। खाने में भी कोई कमी नहीं, राजसी पकवान बनवाए गए हैं। दूर दूर से बेहतरीन बावर्ची बुलवाए हैं। दुल्हन के पिता ने गर्व से बताया, लेकिन तनमन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, आप तो बड़ी भूल करने जा रहे हैं। राजा साहब के परिवार में शादी की परंपरा बिल्कुल अलग होती है। अगर आप उनके रिवाजों का पालन नहीं करेंगे तो यह शादी उसी वक्त टूट जाएगी। दुल्हन के घर वालों की आंखें खुली रह गईं। तो हमें क्या करना चाहिए? तनमन ने चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहा, राजा के खानदान में मिट्टी के बर्तन को बहुत पवित्र माना जाता है। जब राजा बारात लेकर आए तो उनके गले में सोने चांदी के हार के बजाय लाल रंग से रंगी हुई मिट्टी की हांडी पहनाई जाती है। बारातियों को टूटे हुए मिट्टी के दियों का हार पहनाया जाता है। यह कैसी अजीब परंपरा है? दुल्हन की मां हड़बड़ाकर बोली, यही उनका रिवाज है। और खाने में? तनमन ने आंखें नचाते हुए कहा, पहले दिन राजा और बारातियों को मिट्टी के छोटे बर्तनों में नमकीन दलियां खिलाया जाता है। अगले दिन चाहे आप उन्हें हीरे जवाहरात और शाही पकवान परोसें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले दिन यही होना चाहिए। दुल्हन के पिता और रिश्तेदार हैरान थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह सच हो। राजा का गुस्सा और तलाक का इतिहास उनके सामने था, इसलिए कोई भी गलती करना नहीं चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आपने हम पर बड़ा एहसान किया। सभी ने तनमन का आभार जताया। तनमन मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और महल लौट आई। राजसी नगाड़ों की गूंज के साथ राजा की बारात धूमधाम से निकली। जब बाराती विवाह भवन में दाखिल हुए तो उनके गले में गुलाब के हार डालने के बजाय टूटे हुए दियाएं की मालाएं पहनाई गईं। बाराती एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे। यह क्या मजाक है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन असली तमाशा तब हुआ जब राजा साहब खुद दरवाजे पर पहुंचे। दुल्हन के परिवार ने बेहद सम्मान के साथ राजा के गले में लाल रंग से रंगी हुई मिट्टी की हांडी डाल दी। राजा चौंक गए। यह क्या है? उन्होंने सख्त लहजे में पूछा। दुल्हन के पिता हाथ जोड़कर बोले, हुजूर, यह आपके खानदान की परंपरा है जो हमें आपकी पड़ोसन ने बताई। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने झट से वह मिट्टी की हांडी खींचकर जमीन पर फेंक दी और क्रोध से बोले, यह किसने कहा कि यह हमारी परंपरा है? बारातियों ने भी अपने गले से टूटे ठीकरों की मालाएं उतारकर फेंक दी। सब जगह खलबली मच गई। दुल्हन के घर वालों को समझ ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा कि शायद यह भी किसी रस्म का हिस्सा है, इसलिए वे राजा और बारातियों को खाने के लिए ले गए। हर बाराती के सामने मिट्टी का छोटा कुंडा रखा गया और राजा सलामत के आगे मिट्टी का कुंडा रखा गया और उसमें बेस्वाद पतला दलिया परोसा गया। यह देखकर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। यह क्या मजाक है? राजा गरजते हुए बोले। दुल्हन के पिता हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हुजूर, यह वही परंपरा है जो आपकी पड़ोसन ने हमें बताई। राजा का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में कुंडा उठाकर जमीन पर दे मारा। हद होती है बेइज्जती की।
अगर हम चुप रहें तो तुम लोग सर पर ही चढ़ जाओगे। राजा की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। बारातियों में भी हलचल मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। राजा ने गहरी सांस ली और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरी और मेरे दरबारियों की बेइज्जती की है। ऐसी जगह से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि मैं अकेला रहूं। मैं इस लड़की से विवाह नहीं कर सकता। दुल्हन के परिवार पर जैसे वज्रपात हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह मजाक या झूठी रस्म इतनी बड़ी आफत बन जाएगी। राजा ने अपनी पगड़ी ठीक की, घोड़े पर चढ़ा और बारात के साथ वापस महल की ओर चल दिया। महल में पहुंचते ही राजा ने अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। बारातियों ने जब रानी मां को पूरी घटना सुनाई तो उनकी आंखें भर आईं। पता नहीं मेरी किस्मत में बहू और पोते का सुख है भी या नहीं, उन्होंने दुखी स्वर में कहा। तन मन तुरंत आगे आई और अम्मा जान को दिलासा देने लगी। आप फिक्र न करें रानी मां, यह सब राजा साहब की शान के खिलाफ था। उन्होंने जो किया बिल्कुल सही किया। ऐसी बेइज्जती कोई भी सहन नहीं कर सकता। वह राजा के फैसले की वकालत करने लगी। लेकिन रानी मां की आंखों में बेचैनी थी। समय बीतने लगा, लेकिन राजा के मन में एक अजीब सा संदेह जन्म लेने लगा। तनमन की बातें अब उसे अजीब लगने लगी थीं। उसके विवाह पर हर बार कोई अजीब घटना हुई और अब उसे राजकुमारी की कसम भी याद आ रही थी। जब तक मैं आपके 5 विवाह न तोड़वा दूं, तब तक मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। क्या यह सब पहले से ही सोची समझी चाल थी? क्या तनमन ही इसकी जड़ थी? यह शक उसके दिमाग में किसी जहरीले बीज की तरह जमने लगा। उसने फैसला किया कि वह इस बार तनमन पर नजर रखेगा। उस रात राजा अपनी मां के कमरे में पहुंचा और कहा, आज रात मैं यहीं सोऊंगा। रानी मां ने हैरानी से देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। राजा ने करवट बदली, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह तन मन पर नजर रखना चाहता था। कुछ ही घंटों बाद महल में सब सो गए, लेकिन राजा सो नहीं रहा था। राजकुमारी भूख से तड़प रही थी। वह काठ के भीतर इतने दिनों से बंद थी कि अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। जब उसे यकीन हो गया कि सब सो चुके हैं, तो वह धीरे से काठ से निकलकर महल की राजसी रसोई की ओर बढ़ी। अंधेरे में वह रसोई में पहुंची, जहां महल के लिए रात का खाना रखा था। वह जल्दी जल्दी भोजन लेने लगी, लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजकुमारी ने घबराकर सिर उठाया तो सामने राजा साहब खड़े हुए थे। राजा की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। तो अब तुम्हारी कसम पूरी हो गई, राजा ने शांत स्वर में कहा। राजकुमारी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे समझ आ गया कि मैं तुमसे नहीं जीत सकता। तुमने जो चाहा वही हुआ। मैं हारा और तुम जीती। राजकुमारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा की आंखों में क्रोध के साथ हैरानी भी थी। अब तक उन्होंने तन मन की हर बात मानी थी, लेकिन इस बार उसके झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। रानी मां भी गहरी सोच में पड़ गईं। अब उन्हें समझ आ रहा था कि शायद पिछली 2 शादियों में भी तन मन का ही कोई खेल रहा होगा। राजकुमारी ने राजा की आंखों में देखकर कहा, अब मैं अपने महल वापस जा रही हूं। अगर सच में मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हो तो दोबारा बारात लेकर आइएगा, और हां, इस बार रानी मां को भी साथ जरूर लाइए। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर सिर हिलाकर सहमति जताई। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए विदा ली और अपने महल लौट गई। अगली सुबह राजा सलामत ने अपनी मां के पास जाकर तन मन की पूरी हकीकत बयान की। रानी मां, मैंने उसे गलत समझा था। उसने जो कुछ भी किया मेरी भलाई के लिए ही किया था। रानी मां यह सुनकर खुशी से झूम उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, वह सच में तुम्हारे लिए योग्य पत्नी है। ऐसी समझदार और बहादुर लड़की किसी किसी को ही नसीब होती है। हमें तुरंत विवाह की तैयारी करनी चाहिए। पूरे महल में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा नगर रोशनी से जगमगा उठा। महल के दरवाजे पर रेशमी पर्दे लगाए गए, हाथियों को भव्य आभूषणों से सजाया गया और बाजे गाजे के साथ भव्य बारात निकली। राजा साहब इस बार पूरे राजसी ठाट बाट से बारात लेकर राजकुमारी के महल पहुंचे। रानी मां भी साथ थीं। राजकुमारी को बड़े सम्मान और धूमधाम से विदा किया गया। पूरे नगर में आनंद और हर्षोल्लास का माहौल था।
लोग राजा और राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और प्रेम की चर्चा कर रहे थे। महल में प्रवेश करने के बाद राजकुमारी ने सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य किया। मैं उन 4 लड़कियों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी जिनकी शादियां मेरी वजह से टूट गई थीं। उसने आदेश दिया कि मुख्य राजवैद्य से उनका बेहतरीन इलाज करवाया जाए और सारा खर्च राजसी खजाने से उठाया जाए। कुछ ही महीनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। इसके बाद राजकुमारी ने उनके लिए योग्य वर तलाश किए और बड़े धूमधाम से उनकी शादियां संपन्न करवाईं। राजा और राजकुमारी के बीच अब सच्चा प्रेम और सम्मान था। राजा ने राजकुमारी की समझदारी, धैर्य और निष्ठा को समझा और उसे अपने जीवन का सबसे अनमोल रत्न मानने लगा। राजकुमारी ने भी अपने नए घर को पूरी लगन और प्रेम से अपनाया। दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और न्यायप्रिय बनाया। उनके प्रेम और बुद्धिमत्ता की कहानियां अनेक राज्य तक फैलीं और इस प्रकार एक परीक्षा, कुछ गलतफहमियां और एक नायिका की बुद्धिमत्ता ने एक अद्भुत प्रेम कहानी को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सदियों तक याद किया गया और वे दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, आपके लिए एक और बहुत ही रोचक कहानी प्रस्तुत है। बहुत समय पहले की बात है। अमरगढ़ नामक राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन था। वे न सिर्फ वीर योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक और कला प्रेमी भी थे। चंद्रसेन कला और कारीगरी के बड़े पारखी थे। उन्हें अपने महल को दुर्लभ और सुंदर कलाकृतियों से सजाने का विशेष शौक था। यदि कोई कारीगर कोई अनूठी वस्तु लेकर दरबार में आता तो राजा उसे उसकी कला के अनुरूप भरपूर इनाम देते थे। एक दिन दरबार में एक बढ़ई आया। उसके हाथ में लकड़ी से बना एक अद्भुत घोड़ा था। देखने में वह इतना असली लग रहा था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। केवल नजदीक से ध्यान से देखने पर ही पता चलता था कि यह काठ का बना है। राजा चंद्रसेन उसकी कला को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने बढ़ई से पूछा, यह केवल एक सजावटी वस्तु है या इसमें कोई विशेषता भी है? बढ़ई मुस्कुराया और बोला, महाराज, यह कोई साधारण काठ का घोड़ा नहीं है। यह जल, थल और आकाश तीनों स्थानों पर अद्भुत गति से दौड़ सकता है। बस इसमें लगे गुप्त बटनों को सही तरीके से दबाना होता है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने बढ़ई से उसकी कीमत पूछी। बढ़ई बोला, महाराज, आप तो स्वयं कला के पारखी हैं। मैं मूल्य तय करने वाला कौन? जो उचित समझें वही दें। राजा ने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया कि बढ़ई को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। बढ़ई प्रसन्न होकर स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। कुछ दिन बाद राजा चंद्रसेन का मन शिकार पर जाने का हुआ। उन्होंने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उस रहस्यमयी काठ के घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही उन्होंने घोड़े का बटन दबाया, वह हवा से बातें करने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि सैनिक पीछे छूट गए। राजा को इसका एहसास भी नहीं हुआ क्योंकि वे इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले रहे हैं। अब राजा ने सोचा, अगर यह घोड़ा जमीन पर इतनी तेज दौड़ सकता है तो क्यों ना इसे उड़ाकर देखा जाए। उन्होंने घोड़े का विशेष बटन दबाया और घोड़ा आसमान में उड़ने लगा। राजा अचंभित रह गए। वह बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी राजा को महसूस हुआ कि घोड़े को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। हवा में उसकी रफ्तार और बढ़ गई थी। जब राजा ने उसे नीचे लाने के लिए बटन दबाया तो घोड़ा तेजी से नीचे उतरने लगा। अचानक संतुलन बिगड़ा और घोड़ा एक बड़े पेड़ से टकरा गया। काठ का घोड़ा चकनाचूर हो गया, लेकिन सौभाग्य से राजा चंद्रसेन बच गए। राजा चंद्रसेन अपने उड़ने वाले काठ के घोड़े के नष्ट होने के बाद जंगल में भटकने लगे। घना वन, अंधकार और अजनबी वातावरण। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना चाहिए। भूख और थकान के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी। तभी उनकी नजर एक सन्यासी की कुटिया पर पड़ी। आशा की एक किरण दिखी और वे उस ओर बढ़ने लगे। लेकिन तभी झाड़ियों से एक बंदरियां उछलकर उनके सामने आ गई। वह अजीब तरह से हाथ पैर हिला रही थी, जैसे कुछ समझाना चाह रही हो। राजा चकित हुए, लेकिन उसकी हरकतों का अर्थ नहीं समझ पाए। भूख के मारे उनका धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़े और खा लिए। फिर उसी पेड़ की एक मोटी शाखा पकड़कर विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी कुटिया से बाहर आए और बंदरियां को अपने पास बुलाया। बंदरियां तुरंत उनके पास जाकर बैठ गई। राजा को यह अजीब लगा।
तो वे चुपचाप पेड़ से उतरे और दबे पांव कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया के झरोखे से झांकते हुए राजा चंद्रसेन ने देखा कि सन्यासी के सामने 2 मिट्टी के घड़े रखे थे। उन्होंने एक घड़े से चुल्लू भर पानी निकाला और बंदरियां पर छिड़क दिया। जैसे ही पानी बंदरियां के शरीर पर पड़ा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह बंदरियां देखते ही देखते एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजा की आंखें विस्मय से फैल गईं। राजकुमारी ने सन्यासी के लिए भोजन तैयार किया और उन्हें प्रेम पूर्वक खिलाने लगी। फिर उनके पैर दबाने लगी। कुछ ही देर में सन्यासी लेट गए और कुछ ही दरेर में सो गए। राजा चंद्रसेन यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोच में पड़ गए, आखिर यह राजकुमारी कौन है? इसे किसने बंदरियां बनने का श्राप दिया? यही सोचते सोचते उन्होंने वहीं रात गुजार दी। सुबह होते ही सन्यासी उठे। उन्होंने दूसरे घड़े में हाथ डालकर उसमें से चुल्लू भर पानी निकाला और राजकुमारी पर छिड़क दिया। पल भर में राजकुमारी फिर से बंदरियां बन गई। सन्यासी ने बंदरियां को बाहर निकाला और आजाद कर दिया। फिर अपनी राह चल पड़े। राजा चंद्रसेन को अब पूरा यकीन हो गया कि यह राजकुमारी किसी अभिशाप का शिकार है। जैसे ही वह सन्यासी कुटिया से बहुत दूर निकल गए, उन्होंने तुरंत बंदरियां को पकड़ा और सन्यासी की कुटिया के भीतर ले गए। वहां रखे घड़े से पानी निकाला और उस पर छिड़क दिया, और फिर वहीं चमत्कार हुआ। बंदरियां फिर से एक सुंदर राजकुमारी बन गई। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर राजा की ओर देखा और सम्मानपूर्वक बोली, मैं महान और यशस्वी राजा चंद्रसेन का स्वागत करती हूं। राजा आश्चर्यचकित रह गए। वे बोले, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा चंद्रसेन हूं? राजकुमारी ने गहरी सांस ली और बोली, राजन, मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताती हूं। राजा चंद्रसेन ध्यान से सुनने लगे। मेरा नाम सौम्या है। मैं प्रेम और सौंदर्य के देवता माधव और देवी पुष्पवती की पुत्री हूं। एक दिन मैं अपने सैनिकों और दासियों के साथ वन में शिकार करने गई थी। चारों ओर हरियाली फैली थी, पक्षी चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की भीनी भीनी सुगंध थी। अचानक मेरी नजर एक सुनहरे हिरण पर पड़ी। उसकी चमचमाती त्वचा, तेज गति और छलांगें इतनी मोहक थीं कि मैं उसे पकड़ने के लिए लालायित हो उठी। राजा चंद्रसेन पूरी तल्लीनता से सुन रहे थे। राजकुमारी ने आगे कहा, मैंने धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया, लेकिन मेरा निशाना चूक गया। तीर सीधे पास ही तपस्या कर रहे एक सन्यासी की भुजा में जा लगा। यह सुनकर राजा चौंक उठे। सन्यासी का हृदय थोड़ा पिघल गया। उन्होंने कुछ क्षण मौन साधा, फिर बोले, शाप से मुक्ति का एक ही उपाय है। एक दिन एक महान राजा आएंगे, वे तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे, परंतु जब तक मैं तुम्हें कोई उपहार न दूं, तब तक तुम पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाओगी। तभी से मैं इस अभिशाप के साथ जीवन बिता रही हूं। दिन में एक बंदरियां बनकर भटकती हूं और रात को इस कुटिया में सन्यासी की सेवा करती हूं। राजा चंद्रसेन ने उसकी पूरी कहानी सुनी और कुछ सोचने लगे। कुछ पल मौन छाया रहा। फिर राजा बोले, यदि यह श्राप तुम्हारे ऊपर सन्यासी के कारण पड़ा है, तो इसका अंत भी उन्हीं के हाथों होना चाहिए। राजा ने सन्यासी की कुटिया में रखे दूसरे घड़े से पानी लिया और राजकुमारी पर छिड़क दिया। वह फिर से बंदरियां बन गई। राजा के इस निर्णय से वह कुछ क्षण के लिए अचंभित रह गई, परंतु उसे राजा की बुद्धिमत्ता पर संदेह नहीं था। शाम हुई। जंगल के कोठरों में पक्षियों का कलरव सुनाई देना बंद हो गया। धीरे धीरे रात घिर आई और तपस्वी अपनी कुटिया में लौटे। उन्होंने पहले की तरह घड़े से जल निकाला और बंदरियां पर छिड़क दिया। बंदरियां फिर से सौम्या में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी ने सन्यासी के लिए भोजन तैयार किया। बड़ी निष्ठा से उन्हें भोजन कराया। भोजन के पश्चात जब सन्यासी विश्राम करने लगे, तो राजकुमारी ने उनके चरण दबाने लगी। धीरे से बोली, गुरुवर, क्या आप मुझे कोई उपहार दे सकते हैं? सन्यासी ने अपनी आंखें बंद कीं और हवा में हाथ लहराया, और एक पल में ही आसमान से एक सुंदर चमकते हुए कमल के फूल ने आकार लिया। वह फूल इतना अद्भुत था कि उसकी महक से चारों ओर वातावरण गूंज उठा। सन्यासी ने फूल को उठाया और राजकुमारी को देते हुए कहा, यह चमत्कारी कमल है। यह कभी मुरझाएगा नहीं और हर रोज तुम्हें एक बहुमूल्य रत्न देगा। यह रत्न तुम्हारे जीवन की परेशानियों को हल करेगा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। सन्यासी ने कुछ देर तक मौन रहकर और गहरी सांस ली।
फिर बोले, मैं यह भी जान चुका हूं कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा वर राजा चंद्रसेन अब यहां आ चुका है। आज से तुम शाप से मुक्त हो। यह कहकर सन्यासी ने अपनी कुटिया से राजकुमारी को विदा किया। राजकुमारी ने कमल फूल को हाथ में थामे हुए धीरे धीरे कुटिया से बाहर कदम रखा। राजा चंद्रसेन ने जब उन्हें इस रूप में देखा तो वे पेड़ से नीचे उतरे और कुछ पल चुपचाप उन्हें निहारते रहे। उन्होंने महसूस किया कि यह वह घड़ी है जिसका इंतजार वह बहुत लंबे समय से कर रहे थे। राजकुमारी ने वह अद्भुत कमल फूल राजा को दिया और पूरी कथा सुनाते हुए कहा, राजन, आज से मैं पूरी तरह शाप मुक्त हो चुकी हूं। सन्यासी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब मुझे और इस फूल को किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। राजा चंद्रसेन की आंखों में राहत और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने राजकुमारी को गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा शाप मुक्त हुआ। यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए। राजा चंद्रसेन और राजकुमारी कुछ दिनों की यात्रा के बाद अपने महल के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, एक अजीब घटना घटी। एक लड़का दौड़ते हुए आया और राजा से बोला, राजन, मुझे वह कमल फूल दे दीजिए। यह फूल मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। राजा चंद्रसेन ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अदृश्य शक्ति महसूस की। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने वह चमत्कारी कमल फूल उस लड़के को दे दिया। लड़के ने फूल लिया और राजा के चरणों में सिर झुका दिया। राजा चंद्रसेन ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो और क्यों यह फूल तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? लड़के ने सिर झुकाया और रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह फूल केवल एक साधारण पुष्प नहीं है। इसका संबंध एक प्राचीन शाप से है जिसे आप नहीं जानते। अब समय आ गया है कि आप इस शाप का अंत करें और वह दुरात्मा जो इस फूल को चाहता है उसे शरण में लाकर मुक्ति दिलाएं। राजा चंद्रसेन इस रहस्यमय लड़के की बातों से चकित रह गए, लेकिन उन्होंने बिना किसी संकोच के उसे फूल दे दिया। वह लड़का कमल फूल लेकर महल से गायब हो गया। राजा चंद्रसेन और राजकुमारी का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। महल में खुशियां छा गईं। राजा चंद्रसेन अपनी प्रजा की भलाई के लिए निरंतर प्रयासरत रहते थे। एक दिन राज दरबार में एक सैनिक एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर लाया। महाराज, दीवान ने कहा, यह व्यक्ति बहुत गरीब है, लेकिन इसके पास बहुमूल्य रत्न है और यह उन्हें बेचना चाहता है। मुझे शक है कि यह चोर है। गरीब व्यक्ति डरते हुए बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूं, मेरे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरे बेटे के पास एक अद्भुत कमल का फूल है। उस फूल से हर रोज हमें एक रत्न प्राप्त होता है। राजा चंद्रसेन को अचानक उस कमल के फूल का ख्याल आया जो उन्होंने सन्यासी से प्राप्त किया था और बाद में उस लड़के को दे दिया था। वह फूल अब तक उनके मन में एक रहस्य बना हुआ था। क्या वह वही फूल है? क्या यह उसी लड़के का परिवार है जिसने कभी वह कमल पुष्प मांगा था? राजा चंद्रसेन ने पूरी तरह से गरीब व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने सोचा, क्या यह वही फूल है जो सन्यासी ने उस लड़की को शाप से मुक्ति दिलाने के लिए दिया था? राजा ने अपने खजांची से कुछ सोने की मुद्राएं मंगवाईं और गरीब व्यक्ति से उन रत्नों को खरीदने का आदेश दिया। राजा चंद्रसेन का शासन अब केवल उनके राज्य में ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी आदर्श बन गया। वे एक ऐसे राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने अपनी प्रजा को सच्चाई और न्याय की राह दिखाई और जिनके दिल में हमेशा प्रजा के भले के लिए स्थान था। राजमहल में राजकुमारी और चंद्रसेन का सुखी जीवन चलता रहा और उनका राज्य एक मिसाल बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है।